ओए, चल बहुत हुआ, अब किताब उठा ले। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका होस्ट आकाश पाठक स्वागत करता हूं अपने चैनल किताब उठा ले में। दोस्तों, आज हम कवर करेंगे अपना नया टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट लॉ। कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या है, इसको समझने के लिए अभी फर्स्ट ईयर का ये जो अपना सब्जेक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसको समझने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको एक रेफरेंस दे देता हूँ कि सबसे इजी बुक, सबसे आसान बुक जो आपको हेल्प कर सकती है। मैं समझता हूँ कि ये फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है और फर्स्ट ईयर में बच्चे जब 12th करके आते हैं तो उनको मुश्किल होती है थोड़ी सी समझने में। तो सबसे बढ़िया बुक मेरे हिसाब से है ये आर के बगाई। ये तो एडिशन पुराना है, जब हम लोग पढ़ते थे तब का है, लेकिन सबसे बढ़िया बुक है डॉक्टर आर के बगाई की। तो इसको समझने के लिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना होगा लॉ क्या है। जो कॉन्ट्रैक्ट पे लॉ बना है उसको समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा लॉ। व्हाट इज लॉ, एग्जैक्टली व्हाट लॉ वांट्स टू टेल अस। तो दोस्तों, लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स विच गवर्न अवर बिहेवियर। इतनी तो बात आप समझ गए। हमारे इस पेज पे आपको नोट्स भी आ रहे होंगे, तो आप इसी में नोट्स में देखिए, हमारा पहला लाइन में लिखा हुआ है लॉ मीन्स अ सेट ऑफ रूल्स विच गवर्न अवर बिहेवियर एंड रिलेटिंग इन अ सिविलाइज सोसाइटी। समझ गए। लॉ जो है कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन का एक सेट है जो हमें हमारे बिहेवियर के हिसाब से चलना सिखाता है और कैसे एक्ट करना है एक सिविलाइज सोसाइटी में, वो हमें डिफाइन करता है। तो लॉ मीन्स अ सेट ऑफ रूल्स विच गवर्न अवर बिहेवियर रिलेटिंग इन अ सिविलाइज सोसाइटी। सो तो जहां सिविलाइज सोसाइटी नहीं है वहां लॉ की भी जरूरत नहीं है। तो एज सिंपल एज एनीथिंग, सो देयर इज नो नीड ऑफ लॉ इन अ अनसिविलाइज सोसाइटी। नोट्स जब आप बनाएंगे तो आपका सबसे पहला पॉइंट ये हो गया कि लॉ का मतलब क्या है, लॉ कहाँ पे जरूरत है। जहां लोग सिविलाइज्ड है वहां पे लॉ की जरूरत है, और जहां सिविलाइज लोग नहीं है वहां पे लॉ की जरूरत नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे मन में क्या आता है, वाई शुड वन नो लॉ। हमें क्या जरूरत है लॉ जानने की, हम नागरिक को लॉ जानने की क्या जरूरत है। तो आप अगर किसी के सामने ये कहते हैं हमें तो पता नहीं है, हमने कर दिया, हमसे हो गई गलती, हमने लॉ तोड़ दिया, तो ये एक्सक्यूज चलने वाला नहीं है। तो इसके लिए वन शुड नो द नॉलेज लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आप रोड पे जा रहे हैं और आप रेड लाइट तोड़ दें, आप बाहर से आए हैं, आप बोले कि हमें तो पता ही नहीं था रेड लाइट होती है, रेड लाइट या ग्रीन लाइट नाम का भी कोई चीज होती है, हमें तो लगा एक कलर है, ये तो बस अच्छा लग रहा था। तो ये चीज आप प्ली नहीं ले सकते कोर्ट के आगे कि मुझे लॉ तो पता ही नहीं था। तो इस रीजन की वजह से आपको अपना लॉ जानना पड़ेगा। ओनली दिस इज द रीजन वाई यू शुड नो योर लॉ, व्हाट इज द लॉ ऑफ द नेशन। तो अब हम बात करते हैं ये लॉ बने कैसे, इसके सोर्सेस क्या थे। तो दोस्तों, सोर्सेस जो थे इंग्लिश मर्केंटाइल, इंग्लिश स्टैट्यूज लॉ, जुडिशियल डिसीजन जुडिशियल डिसीजन और कस्टम एंड यूसेज। तो दोस्तों, जैसे इंग्लिश मर्केंटाइल हो गया, दूसरा हो गया हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो कई देशों से लेके कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तो वहां से कुछ लिया हमने, कुछ हमारे यहाँ की कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी उसके हिसाब से लॉ बना है। तो ये हो गया जुडिशियल डिसीजन। तीसरा चौथा होता है कस्टमरी एंड यूसेज। कई चीजें आपने देखी होंगी, इस देश में कई सालों से फॉलो होती आ रही है, कई सालों से। आप भी ये सोचते होंगे यार ये फॉलो होती आ रही है तो ये तो हमारा लॉ नहीं है। कई चीजें जो लोगों के हक में नहीं थी, लोगों के अधिकार छीनती थी, वो लॉ में नहीं है। दे ऑल आर अनलॉफुल एक्टिविटीज। लेकिन जो हमारा अधिकार नहीं छीनती थी और जो कई सालों से लोग फॉलो करते आ रहे हैं वो हो गया लॉ, उसको बना देते हैं हम लॉ। सती प्रथा, जैसा कि आपने देखा हस्बैंड मर गया तो वाइफ ने भी अपनी लाइफ को वो सती कर दिया,
तो वो जो कस्टम फॉलो होता आ रहा था वो अनलॉफुल था, तो इसीलिए उसको लॉ नहीं माना गया, उसको रिकॉग्निशन नहीं दी गई। तो अब हम बात करते हैं, अब हमने बात कर ली लॉ क्या है, व्हाट इज लॉ। अब दूसरी बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। जब हम बात कर रहे हैं अपने टॉपिक की तो हम बोलते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अब लॉ की हमने बात कर ली, लॉ आया कहां से, सोर्सेज ऑफ लॉ क्या थे, ये सब हमने जान लिया। अब हमारी दूसरी चीज है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है कॉन्ट्रैक्ट का। मैं समझता हूं कि जब बच्चे 12th करके आते हैं और वो लॉ 5 ईयर प्लान करते हैं लेने की, तो फर्स्ट ईयर में आते ही उनको सबसे बड़ी समस्या होती है बेयर एक्ट समझने की। देखो बेयर एक्ट जो होता है, बच्चे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अलग बुक, एनसीईआरटी बुक, टेक्स्ट बुक, लेकिन एक बेयर एक्ट जो होता है लॉ प्रोफेशन में सबसे बेसिक बुक होती है और सबसे इंपॉर्टेंट बुक होती है, तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो जब अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ, जब सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट लॉ का बेयर एक्ट उठाएंगे तो उसमें सेक्शन 1 में लिखा हुआ है शॉर्ट टाइटल। इस मतलब बेयर एक्ट का असली नाम क्या है, तो इस बेयर एक्ट का असली नाम है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है जी, ये तो हो गया शॉर्ट टाइटल। अब ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, जैसा कि आप नोट्स में देख रहे हैं, एक्सटेंड इसका कहाँ कहाँ है, तो ये एप्लीकेबल टू होल इंडिया है, पूरे देश में ये फॉलो अप्लाई होता है, एग्जेम्प्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर को छोड़ के ये पूरे देश में अप्लाई होता है। और तीसरी बात कर लेते हैं कि जी ये कब कमेंस कब हुआ, तो फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। फर्स्ट डे मतलब फर्स्ट सितंबर 1872 को ये कमेंस्ड हुआ है। आप सोचेंगे कि सर आप तो बड़ा मतलब बेसिक बेसिक बातें बता रहे हैं, ये कौन पूछता है। तो दोस्तों आज आप जब लॉ का पेपर देने जाएंगे आपको बेसिक चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप जुडिशियरी का पेपर देंगे तब एक छोटी छोटी बात जो वाइवा में पूछी जा सकती है वो यही होती है कि कब कमेंसमेंट हुआ और ये कहाँ एप्लीकेबल है। उस समय बच्चे ये छोटे से सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों मेरा काम था आप सबको एक्सप्लेन करना, तो ये बात जरूर लिख के आना कि ये कहाँ एप्लीकेबल है, इसका शॉर्ट टाइटल क्या है और ये कमेंस कब हुआ। तो इससे एक टीचर को लगता है कि बच्चे ने पढ़ाई की है और बढ़िया से पढ़ाई की है। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरी बात करते हैं इंग्लिश लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हम फॉलो कर रहे हैं। इंग्लिश लॉ ये ना, इस देश में कॉन्ट्रैक्ट का असली मतलब हिंदी में होता है अनुबंध। अनुबंध मतलब एक आदमी ने दूसरे आदमी से कोई अनुबंध किया कि मैं आपको ये सामान दूंगा इसके बदले। ये तो होता रहता है, ये तो पहले से होता रहता है देश में, बार्टर सिस्टम था तब भी यही होता था। लेकिन ये कौन गवर्न करेगा इसको अगर किसी की राइट्स इन्फ्रिंज होंगे, तो इसके लिए इस देश में लॉ बना आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है दोस्तों, तो प्रायर टू दिस इंग्लिश लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉलोड इन इंडिया। It has 11 chapter. Law of contract create jus in persona, not in jus in rem. तो अब ये दो जो मैंने आपको बात बताई है, जस इन पर्सोना, जस इन रिम, तो आप सोचेंगे सर इसका क्या मतलब है। तो दोस्तों इसका ये मतलब है कि जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो जैस इन पर्सोना देता है। जैस इन पर्सोना का मतलब आप सुनेंगे ये जो है लैटिन वर्ड्स हैं, लैटिन वर्ड्स जो कि यूज होते आ रहे हैं लॉ में। जैस इन पर्सोना मतलब राइट ऑफ लीगल एक्शन टू एनफोर्सेबल लीगल ड्यूटीज। अगर किसी ने लीगल ड्यूटीज किसी पार्टी ने फॉलो नहीं की है तो उस दूसरी पार्टी के पास लीगल राइट्स हैं कि उस पे कार्रवाई कर सके। और दूसरी बात इसमें बोली गई है नॉट इन जैस इन रेम, तो इसमें किसी आदमी के पास कोई भी सामान जिस पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसका कोई भी राइट नहीं होता। अब एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। अब आप सोचेंगे सर ये क्या बता रहे हो, ये तो हमारे पल्ले पड़ा ही नहीं, हमारे ऊपर से चला गया। तो बच्चों मैं ये कहना चाहता हूँ जैस इन रिम मतलब
ये राइट होता है। जैसे दो पार्टीज होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में, एक जो दे रही होती है, एक जो ले रही होती है। एक पार्टी कोई सामान दे रही होती है, दूसरी पार्टी कंसिडरेशन दे रही होती है। तो उसमें उस सिचुएशन में क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट बना तो जब एक पार्टी ने सामान ले लिया और उसने कंसिडरेशन या नहीं दिया, या मैंने ही एक फर्स्ट पार्टी ने ही मना कर दिया उस कॉन्ट्रैक्ट को बीच में, तो एक पार्टी के पास राइट्स होता है लीगल एक्शन का। समझ गया मेरी बात? लेकिन जस्ट इन रिम का मतलब क्या होता है, वो जो सामान थी ना उस पे दूसरी पार्टी का राइट नहीं है। वो ये नहीं कहेगी जी मेरा राइट है और मेरे को दो। तो दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता। ये वाला जो राइट है वो नॉट एप्लीकेबल है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, एज सिंपल एज एनीथिंग। ये आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा जब आप पेपर में बैठे हुए, चाहे वो आईपी का पेपर हो, जो कोई भी 5 ईयर लॉ आप जब पेपर देने जाओगे। मुझे पता है बच्चे जो हैं कॉलेज लाइफ में जब पेपर होता है उसके एक आध दिन पहले या पेपर के एक रात पहले पढ़ते हैं, तो उस समय ये हेल्प होगा जो मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूँ। मैं पढ़ाऊँगा, एक एक टॉपिक को कवर करते हुए पढ़ाऊँगा। अगर आपको अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट समझना हो तो मेरी जितनी सीरीज की वीडियो आएंगी ये आपके पास, उसको आप देखते रहिए, आपका सारा का सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। नहीं तो मैं अपना नंबर भी आप सबको दे दूंगा, आप उसमें मेरे को मेरे को व्हाट्सएप करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और बाकी ये जो नोट्स जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं उससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। नहीं तो इसके नोट्स के भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा कि आपको दिक्कत ना हो। अब दूसरी बात कर लेते हैं जी। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 2 पार्ट्स। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2 पार्ट्स में डिफाइन है। पहला पार्ट जर्नल प्रिंसिपल ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो जर्नल एप्लीकेबल है, सब पे एप्लीकेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, सब पे एप्लीकेबल होगा। तो वो जो जर्नल प्रिंसिपल है वो सेक्शन 1 से लेके 75 में ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आएंगे, और जो अप्लाई होगा ऑल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। तो बहुत इजी लैंग्वेज में, कोई टेंशन नहीं लेना, पेपर अच्छा जाएगा, बढ़िया जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसी कॉन्टेक्स्ट में। तो दूसरी बात हो गई स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी हम आगे जो वीडियोस आएंगी तो हम इसमें स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ेंगे। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स आर कंटेन इन सेक्शन 134 to 238 of Indian Contract Act. These special contracts are indemnity, guarantee, bailment, pledge and agency. दो बच्चों अभी इसको आपको समझने की जरूरत नहीं है, आप इसको रट्टा मार लो। जब आप आगे की वीडियो आएगी तब आप इस चीज को समझ पाएंगे कि क्या बोलते हैं जी गारंटी, इंडेमनिटी, बेलमेंट, प्लेज, ये सब कौन से तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो अभी आपको जानने की ये जरूरत है कि ये स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जो कि कहाँ पे है, सेक्शन 124 से लेके 238 तक। किसमें है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जी आपने इतना समझा दिया कि लॉ क्या है, आपने कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना कैसे है। जब आप बेयर एक्ट खोलोगे तो आपको पढ़ना कैसे है, तो ये भी आपको बात समझ आ गई। अब क्या लिखोगे, जब पेपर आएगा तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी कि अलग अलग लोगों ने क्या क्या बोल रखा है, कॉन्ट्रैक्ट के अलग अलग जूरिस्ट ने कॉन्ट्रैक्ट को कैसे डिफाइन कर रखा है। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने नोट्स में डाल रखा है। फर्स्ट पॉइंट पे पुलॉक ने अपनी डेफिनेशन लिखी थी जिसमें उसने लिखा था एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस एनफोर्सेबल एट लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। बहुत सिंपल है जी, सारे एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट और प्रोमिसेस जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ है उसको कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। ये तो भाई साहब पुलॉक ने कह दिया आपको। अब दूसरे भाई साहब आए जिनका नाम था दूसरे जूरिस्ट थे हेल्सबेरी। हेल्सबेरी क्या कहते हैं अपनी डेफिनेशन में, अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ एग्रीमेंट बिटवीन 2 or more पर्सन
which is intended to be enforceable at law and is contracting by the acceptance of one party of an offer made to him by the other party to do and abstain from doing some act. कॉन्ट्रैक्ट जो है एक एग्रीमेंट है जो कि म्यूचुअल है, जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ है, और एक पार्टी उसमें ऑफर करती है, दूसरी पार्टी उसमें एक्सेप्टेंस देती है। तो दोस्तों, तो ये तो हो गए हल्सबेरी साहब हो गए जिन्होंने अपनी डेफिनेशन दे दी। अब तीसरी डेफिनेशन की बात करते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की बात करते हैं, जो कि हर जगह जब आप लॉ पढ़ेंगे, आज तो स्टार्टिंग है लॉ की। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब भी पढ़ा जाता है या तो फर्स्ट ईयर में पढ़ा जाता है ना, तो इसमें थर्ड डेफिनेशन है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। समझ गए? कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एक एग्रीमेंट है जो क्रिएट होता है और जो एक दूसरे की ऑब्लिगेशंस डिफाइन करता है। ये आपको नोट्स में लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट पे आप पढ़ोगे। आप चाहे तो ये जो मैंने अपने नोट्स दे रखे हैं इसी को अपने नोट्स बना लेंगे, तो आपके लिए और ईजी हो जाएगा चीज़ें कैसे पढ़ना है। अब हम तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात करते हैं। पहले तो हमने पढ़ लिया सेक्शन 1, किसका पढ़ लिया जी? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब हम आगे फर्दर पढ़ते हैं। फर्दर में हम पढ़ेंगे, एक आता है डेफिनेशन क्लॉज, जो कि सेक्शन 2 में लिख रखा है। क्या डिफाइन कर रखा है? बतेरी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे जो बेसिक है, जो इम्पोर्टेंट है। देखो, पढ़ना ऐसे है जो आपके दिमाग में बैठ जाए। लॉ आज तो नहीं करना, 5 साल तक आपको लॉ करनी है, फिर उसके बाद आपको लाइफ भर प्रैक्टिस करनी है। तो आज मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको ये लाइफ टाइम आपको याद रहे। ठीक है दोस्तों? तो डेफिनेशन क्लॉज पढ़ते हैं जो कि सेक्शन 2 में लिखा हुआ है। उसकी सबसे पहली डेफिनेशन लिख रखी है सेक्शन 2 सब क्लॉज ए में, जिसका नाम है ऑफर, जिसको कहते हैं प्रपोजल। आपको नाम से भी पता लग रहा होगा ऑफर क्या है जी? वो वाला ऑफर नहीं है जो बड़ी बड़ी दुकानों के बाहर लिखा रहता है ऑफर 10% ऑफ, ऐसा नहीं है। ऑफर का बेसिक मतलब ये है कि हम बात कर रहे थे ऑफर की। ऑफर क्या है? तो दोस्तों, ऑफर तो आपको सुनते ही समझ आ रहा होगा। ऑफर बेसिकली क्या होता है? मैं हूँ, मेरा एक दोस्त है, हम दोनों साथ में हैं। मैंने कहा भाई मेरे को अपनी गाड़ी बेचनी है, तो भाई मैं अपनी गाड़ी दूंगा 1 लाख रुपए की। मैं अपनी गाड़ी बेचूंगा 1 लाख रुपए की, ये मैंने दे दिया ऑफर। ठीक है जी? और ये ऑफर किस में डिफाइन है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 2 सब क्लॉज ए में। व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू or to abstain from doing anything with a view to obtain the assent of that other person either to such act, he is said to make a proposal। मैंने अपने दोस्त को कहा कि भाई मैं अपनी गाड़ी बेचूंगा, ऑफर करूंगा तुझे 1 लाख रुपए में। मैंने तो यही सोच के ऑफर दिया है कि वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। तो मैंने बेसिकली क्या दिया है उसको? ऑफर। मैंने उसको क्या दिया है? प्रपोजल। तो ये कहाँ डिफाइन है? सेक्शन 2 सब क्लॉज ए में। किस में डिफाइन है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ठीक है जी? अब दूसरी बात, अब मैंने ऑफर तो दे दिया है, अब उसका काम क्या है? वो तो एक्सेप्ट करे। एदर ही विल एक्सेप्ट, या तो वो करेगा डिनाई। ठीक है? तो सेक्शन 2 सब क्लॉज बी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन है एक्सेप्टेंस। मैंने ऑफर दिया, अगर उसने एक्सेप्ट किया तो एक्सेप्ट की हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक्सेप्टेंस को समझने के लिए। व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड,
signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. अगर मैंने जो प्रपोजल दिया और सामने वाले ने उसको उसमें अपनी एक्सेप्टेंस दिखाई, एसेंट दिखाई कि हाँ भाई जो आप गाड़ी 1,00,000 रुपए की बेचने की बात कर रहे हो, मुझे ये सौदा सही लग रहा है, तो मैं आपकी गाड़ी ले सकता हूँ। तो उसने क्या दी है? एक्सेप्टेंस। मेरे ऑफर का उसने क्या दिया है? एक्सेप्टेंस। तो बहुत सिंपल है, कोई टेंशन नहीं लेना, आराम से पढ़ना है चीज़ें। मैं भी आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि दिक्कत ना हो, एकदम दिमाग में आ जाएं। और ऐसे मैंने समझा दिया है कि अगर आप पेपर के एक दिन पहले भी पढ़ोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तीसरी बात कर लेते हैं जी। सेक्शन 2 सब क्लॉज बी में एक प्रॉमिस भी दे रखा है। प्रॉमिस क्या हुआ समझते हैं, डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस। इन सिंपल वर्ड, व्हेन अ ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम प्रॉमिस। बहुत सिंपल लाइन है, कुछ नहीं समझना है। मैंने ऑफर दिया अपने दोस्त को, उसने एक्सेप्ट कर दिया, ये हो गया एक प्रॉमिस। लॉ टर्म में प्रपोजल क्या होता है? व्हेन एक्सेप्टेड बिकम प्रपोजल। जब प्रपोजल ऑफर जब एक्सेप्टेड हो जाए तो वो बन जाता है प्रॉमिस। एज सिंपल एज एनीथिंग, कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं दिमाग में रखना है, बहुत इजी है। मैं समझ रहा हूँ आप सब बच्चे अभी जल्दी ही लॉ करने आए हैं, लॉ की फील्ड में आए हैं, थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ो, आराम से, बढ़िया प्रोफेशन आपने चूज किया है। चौथी बात कर लेते हैं जी। नोट्स में आपको दिख रहा होगा कि प्रॉमिसरी एंड प्रॉमिस सेक्शन 2 सब क्लॉज सी में दे रखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। When the proposal is accepted, the person making the proposal is called promissory and the person accepting the proposal is called a promisee. ये भी मुझे नहीं लगता कि बहुत डिफिकल्ट है। मैंने अपने दोस्त को ऑफर दिया, प्रपोजल दिया, तो मैं हो गया प्रोमिसरी। उसने वो मेरे प्रपोजल को, ऑफर को एक्सेप्ट कर दिया, तो वो हो गया प्रोमिसरी, प्रोमिसी। प्रोमिसर और प्रोमिसी दो वर्ड हैं। जब कोई प्रपोजल दे रहा है वो प्रोमिसर हो गया, जो जिसने एक्सेप्टेंस की है वो हो गया प्रोमिसी। अब हम पांचवी बात कर लेते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत चीज़ें बहुत इजी हैं, ये टिप्स वाली हैं, ये टिप्स पे याद रखना है बस, और कुछ कोई दिक्कत नहीं है। कंसीडरेशन, कंसीडरेशन से आपके दिमाग में क्या आता है? ये सर कंसीडरेशन तो मिलती है, आप कोई काम करो, आपको शाबाशी मिल गई तो वो तो कंसीडरेशन हो गई, आपकी 4 लोगों में वाह वाह हो गई, ये कंसीडरेशन हो गई, मेरी तो लोग जानने लग गए, कंसीडरेशन हो गई। तो बच्चों ऐसा नहीं है, आप लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कंसीडरेशन का मतलब सेक्शन 2 सब क्लॉज डी में लिखा हुआ है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी or any other person has done or abstain from doing something and does or abstain from doing something or promises to do or abstain from doing something, such act or promise is called consideration for the promise. नहीं समझ आया होगा, बड़ी डेफिनेशन थी। जब मैं प्रोमिसी, सामने वाला जिसको मैंने ऑफर दिया वो मैं प्रोमिसर, सामने वाला जिसको दिया मैंने ऑफर वो प्रोमिसी। अब हमने जो 1,00,000 रुपए की बात की है वो हो गया हमारा कंसिडरेशन। अब इसमें हम चाहे कंसिडरेशन उसी टाइम पे दे रहे हैं या हम प्रॉमिस कर रहे हैं जी हम फलाना तारीख को देंगे, गाड़ी का कागज जब ट्रांसफर होगा तब देंगे। भाई मेरे से तू किस्त ले लियो 6 महीने की, भाई तू मेरे से 2 महीने बाद पेमेंट ले लियो, भाई तू मेरे को पार्शियल पेमेंट दे दियो, ले लियो मेरे से, तो वो हो गया कंसिडरेशन। कोई ऑब्जेक्ट लिया है, कोई चीज ली है, उसके बदले कोई चीज दे रहे हो, इन टर्म्स ऑफ मनी भी कह सकते हैं, चाहे वो अभी दे रहे हो चाहे वो आप फ्यूचर में दोगे, तो वो हो गया कंसिडरेशन। समझ गए? चीजें इजी हैं,
कोई हाइपर टेंशन होने की बात नहीं है, इजीली होगा। अब हम बात करते हैं एग्रीमेंट क्या होता है। अभी तक हमने सब बातें कर ली, कैसे लॉ बना, कॉन्ट्रैक्ट कैसे आया, कॉन्ट्रैक्ट आने का कारण क्या था। एग्रीमेंट पढ़ते हैं। एग्रीमेंट सेक्शन 2 सब क्लॉज ई में डिफाइन है, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, उसको कहते हैं एग्रीमेंट। ठीक है जी, एज सिंपल एज एनीथिंग। मैंने ऑफर किया, उसने एक्सेप्टेंस दे दी, वो बन गया एग्रीमेंट। ठीक है जी, कुछ समझने वाली इसमें बात है नहीं। अब हम इसको समझने के लिए हम ऐसे भी कह सकते हैं, एग्रीमेंट इक्वल्स टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ठीक है, अब हम सातवीं बात कर देते हैं जी, जिसपे अभी तक हम सारी राम कथा सुना रहे थे। कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन कहाँ है। कई भाई साहब ने, कई जूरिस्ट ने बताया जी, पुलॉक भाई साहब ने अपना बताया, सेलमन भाई साहब ने अपना बताया, हल्सबेरी भाई साहब ने अपना बताया, लेकिन एग्जैक्टली स्टैट्यूट्स और एक्ट में कहाँ डिफाइन है ये कॉन्ट्रैक्ट, जो कि ऑफिशियल डेफिनेशन है। तो उसको समझने के लिए हम अपने बेयर एक्ट का सेक्शन 2 सब क्लॉज एच उठाएंगे। एच में क्या डिफाइन है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। समझ गए, बात बहुत सिंपल है। कोई भी एग्रीमेंट है जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ है, तो वो आपका हो गया मेरे दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नहीं समझ आया तो जी, एग्रीमेंट इक्वल्स टू हमने पढ़ा ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। अब हम कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ पढ़ेंगे, तो उसका मतलब हो गया कॉन्ट्रैक्ट। बहुत सिंपल, बहुत बेसिक बातें हैं, ज्यादा नहीं सोचना है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हो गया एक एग्रीमेंट बना पेपर पे, नॉर्मल एक पेपर पे एग्रीमेंट बन गया जी, ये मैंने अपनी गाड़ी इस आदमी को बेच दी, इतने पैसे पे बेच दी, ये नॉर्मल एग्रीमेंट बन गया। तो ये जो एग्रीमेंट बना, ये कानून की आंखों में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। एग्रीमेंट, अगर ये एग्रीमेंट वैलिड है तो ये बन गया कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये लॉ की नजरों में एनफोर्सेबल बाय लॉ हो गया मेरे दोस्तों। ठीक है, बात समझ आ गई। अब कॉन्ट्रैक्ट में भी कई चीजें बोली जाती है, कई पढ़ते 8th पॉइंट पे आपको जैसा दिख रहा होगा, वॉइड एग्रीमेंट सेक्शन 2। अभी हम डेफिनेशन क्लॉज पढ़ रहे हैं, तो अभी हम ये पॉइंट पढ़ेंगे कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड एग्रीमेंट क्या है। ये 3 चीज हम यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन हम डेफिनेशन क्लॉज के हिसाब से पढ़ेंगे कि क्या है बेसिकली। तो दोस्तों, वॉइड एग्रीमेंट सेक्शन 2G में लिखा हुआ है, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज वॉइड। आप तो कह रहे होगे कि सर आपने तो बोला था जो कॉन्ट्रैक्ट, जो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, जो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा वो तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट, जो एग्रीमेंट ही वॉइड है, उसमें भी लिख रखा है एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज वॉइड। कोई एग्रीमेंट बना कि जी मैं आपको 10 करोड़ रुपए दूंगा, आप मेरे को इतना गैर कानूनी हथियार दे दो, इनलीगल वेपन दे दो जी, ये तो इनलीगल है, तो ये तो कानून की नजरों में वॉइड है, तो ये एग्रीमेंट ही वॉइड है। ये एग्रीमेंट अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए बना हुआ है, लॉ की नजरों में ये गलत है, वॉइड है, ये बनना ही बेकार है। आपने एग्रीमेंट भी बनाया, ये भी बेकार है, ये लॉ की नजरों में खराब है, लॉ एनफोर्स नहीं करता है, तो आपका जो एग्रीमेंट है वही वॉइड हो गया। जो बना एग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल हो जाता तो वो बन जाता कॉन्ट्रैक्ट,
और जो लॉ किसी इनलीगल काम के, जो एग्रीमेंट किसी इनलीगल काम के लिए बना है, वो तो आपका हो गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। भैया वो बनते ही एग्रीमेंट वॉइड है, उसकी सुनवाई कहीं नहीं है। समझ गया दोस्तों। अब बात कर लेते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2 सब क्लॉज जे में लिखा हुआ है, एन एग्रीमेंट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2 सब क्लॉज जे में लिख रखा है, एन एग्रीमेंट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इफ इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी देयर टू द एग्रीव पार्टी एंड इज नॉट एनफोर्सेबल बाय एट द ऑप्शन ऑफ द अदर। भाई सब तय हो गया, एग्रीमेंट बन गया। कोई भी हमारा जो एग्रीमेंट था वो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो गया, तो वो एग्रीमेंट बन गया आपका कॉन्ट्रैक्ट। तो जी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है जी? अभी तो दोनों ने पेमेंट बात कर ली कि मैंने प्रपोजल दे लिया और दूसरे आदमी ने एक्सेप्ट कर लिया। उसने कहा जी मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं आपको 6 महीने बाद पैसे दूंगा। अभी तो 6 महीने बाद पैसे दूंगा और 6 महीने बाद आपसे सामान ले लूंगा। लेकिन मैंने क्या किया कि जी 6 महीने मैं रुकता, मेरे को एक ऑफर आ गई जी 1.5 लाख रुपए मैं आपको दूंगा आपकी गाड़ी के लिए। मैंने उसका ऑफर को वहीं, उसके कॉन्ट्रैक्ट को वहीं पे उसको बिन बताए बेच दी गाड़ी। तो पहले तो वो वैलिड था कॉन्ट्रैक्ट, अब वो हो गया वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी एक पार्टी के एक्ट से जरूरी नहीं है कि वो मेरी तरफ से हो। उसने मेरे को बोला जी 6 महीने में मैं आपको पैसे दूंगा, आपकी गाड़ी ले लूंगा। उसने 6 महीने में दिया नहीं, वो कह रहा भाई मैं 1 साल में दूंगा। और नहीं भी भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा, आपकी गाड़ी जहाँ जिसको बेचनी है बेच दे। अब तो भाई मैंने तो 6 महीने वेट कर लिया, मेरी तो गाड़ी डेप्रिशिएट भी हो गई। जो 1 लाख की गाड़ी थी अब तो 90,000 में जाएगी। तो किसी एक पार्टी के उससे, किसी एक पार्टी की तरफ से वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ये है सिंपल सा मतलब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 2 सब क्लॉज जे में लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम लास्ट इस टॉपिक का लास्ट डेफिनेशन क्लॉज की बात करेंगे, जिसका मतलब है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है सर? आप तो कह रहे थे कि एग्रीमेंट वॉइड हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे वॉइड हो सकता है? मैंने एक एग्रीमेंट बनाया एक दोस्त के साथ। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरा दोस्त बिहार में रहता है। हमने एग्रीमेंट बनाया जी, उसको चाहिए थी लिकर। लिकर तो आप सबको पता ही है क्या होती है। तो लिकर की हमने बात की थी कि जी हमें 100 पेटी चाहिए बिहार में। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट बना, एनफोर्सेबल बाय लॉ था, क्योंकि मैं डील करता था, मैं सप्लाई करता था लिकर में। उसकी थी दुकान बिहार में। पहले तो वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद बिहार में लिकर हो गई बैन। वो लिकर जो थी वो तो बैन हो गई बिहार में। अब अगर जाएगा तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो गया ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस। तो अब इसके लिए हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम वॉइड व्हेन इट सीज टू बी एनफोर्सेबल। पहले तो वो एनफोर्सेबल था, लेकिन वो किसी ऐसे सर्कमस्टांसेस की वजह से सीज टू बी एनफोर्सेबल हो गया लॉ। तो वो हो गया हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वो बन गया हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। समझ आया? बहुत इजी शब्दों में मैंने अपना डेफिनेशन क्लॉज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको समझा दिया। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 2 में आएगी, उसमें हम बात करेंगे जी फॉर्मेशन ऑफ एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या एसेंशियल चाहिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है जी। कल अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको ये मिलेगा कि एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या क्या है, मीनिंग एंड नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या क्या है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ। आप सबका ऐसी प्रेम बना रहे। लाइक शेयर सब्सक्राइब इस चैनल को प्लीज़ करें। बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में, बहुत मेहनत लगती है।
आप सब देख रहे होंगे कैसे मेरे को प्यास भी लगने लग गई बीच में, लेकिन मैंने पानी नहीं पिया आप सबके लिए क्योंकि आपका डिस्टर्ब हो जाता। सो थैंक यू सर, थैंक यू बच्चों, थैंक यू आप जो जो देख रहा है इस वीडियो को, आप सभी को थैंक यू, हमारी टीम को थैंक यू जो अपना दिन रात एक कर रही है। किताब उठा ले चैनल को। जय हिंद, जय भारत।